बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नमरा तारिक। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात में फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 196 जो अरकान हैं, कारकुनान हैं, उनको सज़ाएँ सुना दी हैं। उनमें 3 तो सिर्फ आपके अपोजिशन लीडर्स हैं। नेशनल असम्बली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब उसमें शामिल है, सेनेट के अपोजिशन लीडर शिबली फराज का नाम भी इसमें शामिल है, फिर पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर भी हैं। लेकिन उसके अलावा जो अभी भी दीगर अरकान हैं, नेशनल असम्बली की अगर बात की जाए तो 52 अरकान ऐसे जो जिनकी किस्मत का फैसला भी होने जा रहा है, और वो किस्मत का फैसला जो है कुछ ही दिनों में पता भी चल जाएगा कि मजीद मुकदमात का उनको जो सामना है उनमें उनको नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। ये खदशा इसका इजहार किया जा रहा है। अब सवालात बहुत से हैं। जो पहला सवाल वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या है, और फिर वो किस हिकमत अमली से आगे जाएगी। एक बार पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों को छोड़ा था, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह का कोई ऑप्शन अब देख सकती है या नहीं। फिर इंतखाबात के हवाले से हम बात करेंगे। मुझे शो में ज्वाइन कर रहे हैं आमना शेख साहिबा, साथ ही मुझे ज्वाइन करें बैरिस्टर साद रसूल साहब। वेलकम टू द शो। आज तो आमना हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं, हमें हमारी खुशकिस्मती है। और साथ साहब आज तो जो आमना कहेंगी वही बात हम मानेंगे, तो पहले से जो इकरार वही इकरार, मेरा तो पहले से जवाब ये है कि मैं अपने दिलों के वजीर आजम के सबसे अच्छे वर्कर के साथ एग्री करता हूं। मैं फिर इस्लामाबाद पक्की शिफ्ट हो जाऊं, आप दोनों राह रास्त पे तो आ जाएंगे इसी बहाने। ये कि हमारे व्यूअर्स हमें देखेंगे नहीं, उनको कोई डिफरेंट ओपिनियन नहीं मिलेगा। आप दोनों राह रास्त पे आ जाएं। अगर दो भटके हुए लोगों को भी मैंने इस्लाह कर दी तो फिर इससे बेहतर क्या। बहुत बड़ी बात है। तो ये जो 196 अरकान के साथ हुआ, इनकी इस्लाह हुई, 77 को छोड़ा क्यों गया, ये सोचा है आपने? हाँ, अगर आप ये शाह महमूद कुरैशी और खास क्योंकि जिस तरह से आपने बोला, इफ आई एम राइट, मुझे जो समझ आई आपके अंदाज से कि शायद उनके साथ पता नहीं कोई जुल्म ज्यादती कर दी गई, इनके साथ क्या हो गया, तो खबर शेयर किया नहीं, द वे यू सेड इट, मैंने इसीलिए कहा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद आप ये नहीं, आप बताएं ना, आप जस्टिफाई करें कि इंसाफ हुआ तो किस तरह हुआ, क्योंकि आप लोगों के दौर में भी आई मीन लाइक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता रहा, ना अहलियों का सामना करना पड़ा। ना हमारे साथ ऐसा हुआ, ना हमने ऐसा किया। अच्छा, अभी नहीं हुआ। ना हमने स्टेट पे हमला किया, ना हमने पाकिस्तान पे हमला किया, ना हमने पाकिस्तान को तोड़ा, ना पाकिस्तान की इज्जत पामाल की, और ना हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। अगर आप ये कह रही हैं कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप पे केसेस बनाए गए तो उन केसेस की हकीकत सबके सामने आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे आपकी टीम के पास थोड़ा सा वक्त हो तो फवाद चौधरी साहब का, शहजाद अकबर साहब का और बहुत सारे उस वक्त इमरान खान के करीबी साथियों के बयानात आप टीवी पर चला सकते हैं। जिसने इमरान खान के गलत बयानिए को, गलत तरीक़ों को की निशानदही की, वो अकबर एस बाबर हों, वो जावेद साहब हों, वो कोई भी हो, जिसने उसकी गलत हरबों की निशानदही की, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। तो इसलिए ये इन दो चीज़ों जिन लोगों को रिलीफ मिला ना, वो किन ग्राउंड्स पे मिला? एग्जैक्टली माय पॉइंट। देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या तब जो आप स्टेट के इंस्टीट्यूशंस पे अटैक करते हैं वो जस्टिफाई हो जाते हैं या फिर उनको माफी मिल जाती है? इमरान खान का प्रॉब्लम ये कि वो अभी तक माफी नहीं मांगे, और जो पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब माफी क्या मांगेंगे, वो तो 4 खत लिख चुके हैं, उनका बस चले तो वो पूरी किताब लिख दें माफी के ऊपर। माफी मांगना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन उनकी माफी सुनने वाला कौन है इज माई क्वेश्चन। सो देखिए, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इस वक्त पाकिस्तान ने एक प्रेसिडेंट सेट किया है, और वो प्रेसिडेंट आइंदा आने वाले हजारों सालों के लिए इंशाल्लाह कायम रहेगा कि पाकिस्तान पर जो भी हमला करेगा उसके साथ किसी किस्म की लीनियंसी नहीं बरती जाएगी। जो आप कह रही हैं कि 77 वो लोग जिनको छोड़ा गया, देखें जब ये इस तरह का ट्रायल होता है ना तो बड़ी एवरीथिंग, एक कॉमा और फुल स्टॉप, एक छोटी से छोटी चीज इन एविडेंस जो है, एवरी डिटेल काउंट्स। सो ये तो आपकी बात की नफी करता है। अगर कोई किसी एजेंडा के तहत अगर ये किया गया होता या कोई पर्सनल वेंडेटा के तहत ये किया गया होता तो फिर 77 लोगों को छोड़ा क्यों जाता? ये तो बात है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब और ज़ैन कुरैशी जैसी शख्सियत को रिलीफ जो मिला वो किस वजह से मिला? क्या कोई लेन देन हुआ? ये सवाल मेरा तज्जियाकारों की तज्जिया पढ़ने के बाद मैं इसीलिए कह रही हूँ, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो तो आपके बैरिस्टर साद रसूल साहब उसको खुद जस्टिफाई कर चुके हैं हमारे पिछले हफ्ते के शो में, कि क्योंकि बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के, वो ये बात कर रहे हैं इस वक्त के कोई लेन देन हुई है, उसी की बुनियाद पे जो है वो रिलीफ मिला, खास तौर पर जैसे शाह महमूद कुरैशी हो गए, ज़ैन कुरैशी हो गए। देखिए, अभी तक देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब की बात के ऊपर मैंने जिस तरह पहले गुजारिश की थी,
اگر تو یہ ایک ایسا نظام چل رہا ہوتا جس کے اندر ہر بندے کو پہلے سے نہیں پتا تھا کہ تقریباً کیا فیصلے آئیں گے، ہر بندے کو پہلے سے پتا تھا اس مقدمے میں کیا فیصلہ آئے گا، ہر بندے کو میرا خیال آپ کسی شخص کو بھی ایسا نہیں پاکستان میں ڈھونڈ سکتی جو القادر ٹرسٹ سے پہلے کہتا ہو کہ کوئی فیصلہ کوئی اور ہوگا، یا عدت سے پہلے یا 9 مئی سے پہلے، سب کو یہ ایفیکٹولی پتا تھا کہ فیصلہ کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ فیصلہ اتنا پریڈکٹیبل ہو گیا تو نیچرلی اس کے اوپر بات ہونی شروع ہوگی کہ اس کا مطلب ہے کہ پری ڈیٹرمنڈ ہے۔ ہمارا یہ کہنا تھا کہ اگر ایویڈنس کے اوپر بات ہو تو شاہ محمود قریشی صاحب کو اس دن کسی مقدمے میں بھی سزا نہیں ہو سکتی، نہ عمران خان صاحب کو، اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب زیر حراست تھے ٹھیک، اور شاہ محمود صاحب کراچی میں تھے۔ عمران خان صاحب واز دی ماسٹر مائنڈ بیہائنڈ آل، نہیں انڈرسٹینڈ، لیکن جو فزیکل پریزنس کی بات ہے کہ کس نے کیا آرڈر کیا، عمران خان صاحب زیر حراست تھے اور شاہ محمود صاحب کراچی میں تھے، یہ ان کا فیکچوئل ڈیفینس ہے۔ فواد چودھری صاحب کو جو اس کے اندر کوٹل ہوئی، اس کے اندر انہوں نے ایک رسید پیش کی کہ وہ اسلام آباد کلب میں اس دن فلم دیکھ رہے تھے اور یہ ان کو انوائٹ کیا گیا تھا، جس بیسس کے اوپر یہ پروف ہو گیا کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، جس وجہ سے ان کو کوٹل ہو گئی۔ اسی طرح ہر بندہ اس بات کو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نہ عمران خان صاحب وہاں موجود تھے، نہ شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے، جس وجہ سے میرا خیال تھا کہ ایویڈنس کے اوپر بھی شاہ محمود صاحب کی ایکوٹل ہونی چاہیے۔ لیکن کیونکہ ایویڈنس سے تھوڑی سی بات آگے چل رہی ہے، جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ دیا کہ ایک ہی گاڑی میں 4 لوگ بیٹھے ہیں، ایک ہی گاڑی میں 4 لوگ بیٹھے ہیں، چلے ہم ان میں سے 2 کا نام لیتے ہیں۔ ایک میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، عباسی صاحبہ جو پی ٹی آئی کی ایم این اے تھی، جنہوں نے بعد میں پریس کانفرنس کی اور سیاست چھوڑ دی۔ عباسی صاحبہ یا صاحب؟ نہیں سوری، وہ جو ہماری بہت کوئی نہیں، وہ بیچارے پتہ نہیں، پتہ تو یہ کرنا چاہیے کہ 9 مئی کو یہ خود کہاں تھے۔ ہاں ضرور، وہ جو ہماری بہت ہی معروف کرکٹ کی کامنٹیٹر ہیں، ان کی والدہ، میرے ذہن سے سوری نام نکل گیا، زینب صاحبہ کی والدہ، اور اسی گاڑی کے اندر ہماری لاہور میں یاسمین راشد صاحبہ بھی بیٹھی تھی، ایک ہی گاڑی کے اندر۔ اس دن کی 9 مئی کی تصویر ہے کہ وہ ایک ہی گاڑی میں بیٹھے تھے، ایک ہی طرح کی چیزیں کر رہے تھے۔ کیوں ایک کے خلاف مقدمہ نہیں چلا؟ اندلیب عباسی صاحبہ، کیوں اندلیب عباسی صاحبہ کے خلاف مقدمہ نہیں چلا، اور کیوں یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف وہی مقدمہ چلا جب دونوں ایک ہی گاڑی میں ایفیکٹولی بیٹھ کے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی کام کرتے ہوئے موجود تھے؟ اس نے لوگوں کے دلوں میں جو بھی اس بارے میں سوچتا ہے کچھ ابہام اٹھائے کہ لگتا ہے کہ یہ صرف قانون کی بیسس کے اوپر پروسیکیوشن نہیں ہوئی۔ ہم کنوکشن کی بات نہیں کریں، ابھی ہم پروسیکیوشن کی بات کریں، کیونکہ جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، جو پولیس، جو دیگر انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، انہوں نے انویسٹیگیٹ کر کے کہنا ہے کہ آپ اس میں شامل تھیں، میں شامل تھا، یہ نہیں تھی، وہ تھا، یہ نہیں تھا، انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ کیسے ایک ہی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ایک بندے کو انویسٹیگیٹ کیا گیا اور دوسرے کے خلاف وہ مقدمہ ہی نہیں ہوا، ایک کو کنوکشن ہوگی دوسرے کے خلاف مقدمہ ہی نہیں ہوا؟ اس بات سے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی ایگزامپلز موجود ہیں، جس وجہ سے لگتا یہ ہے کہ قانون کے اندر تو جو سزا بنتی نہ بنتی وہ تو ایک طرف رہ گئی۔ اور میں واضح کرتا چلوں کہ جن لوگوں نے بھی آج سے پہلے بھی، آج بھی، آئندہ بھی، جو لوگ بھی پاکستان کی ریاست کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، اور ریاست میں ہم صرف فوج کو انکلوڈ نہیں کر رہے، جو سپریم کورٹ کے اوپر چڑھ دوڑیں گے وہ بھی، جو پارلیمان پہ چڑھ دوڑیں گے وہ بھی، جو دیگر جگہوں پہ دنگا فساد کریں گے وہ بھی، ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کرتے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ لیکن جب آپ ایسے پک اینڈ چوز کریں گے آربیٹریریلی کہ ایک ہی گاڑی کے اندر 2 بندے ایک ہی کام کر رہے تھے، اس میں سے ایک کو سزا دے دی گئی، تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ یہ سیاسی ہے، جس بات کا، کیونکہ میرے تو دلوں کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، میں تو ایک حب الوطن پاکستانی ہوں، تو مجھے تو یہ نہیں لگتا، لیکن جو کھر دماغ پاکستانی ہیں، جو اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، جن کے دلوں کے وزیر اعظم کے ساتھ نہیں دھڑکتے، جو بہن ہمارے دل اور دماغ نواز شریف صاحب کے۔ چلے ٹھیک ہے، آمنہ باقی جو 52 اراکین ہیں جن کو مزید مقدمات کا سامنا، ان کا فیوچر کیا ہے؟ نمرہ ایز اگین، مجھے نا ٹو بی ویری آنیسٹ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، مجھے آپ کی ساری کانورسیشن تھوڑی سی عجیب بھی لگ رہی ہے، اور صرف آپ کی نہیں، آج پچھلے 2 دن سے جو بھی میڈیا پہ سن رہی ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، کون بری ہوگا، کون کس کو سزا ملے گی، ابھی کس، مجھے اس پوری کانورسیشن کا مقصد، اس کی بیس لائن سمجھ نہیں آ پا رہی۔ ہم لوگ کیوں، یہ میرے لیے اتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنے برے درجے پہ پہنچ چکے ہیں، ایز اے قوم، ایز اے نیشن، ہم اتنے برے درجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا۔ ہمیں یہ آپ کو پتا ہے کہ باہر کے تمام ممالک میں جب کوئی میٹر سب جوڈس ہوتا ہے، جب کوئی میٹر انڈر ڈسکشن ہوتا ہے کورٹس میں
में किसी के ऊपर वो हो रहा होता है, तो यू आर नॉट इवन अलाउड टू टॉक अबाउट दैट मैटर, लेट अलोन कि आप उसकी जजमेंट्स जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल अलाउड नहीं होता। आप उसकी जजमेंट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये इमरान जब कोई खान मुकदमा साहब चल रहा होता है तो अलाउड नहीं होता चला के गए कि आप जजेस की तस्वीरें दिखाने शुरू कर दें जलसों में, ये ऐसे नहीं हो सकता। जी बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर तो टीवी चैनल्स को बंद करते हैं, हम सब घर बैठ जाते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास टॉपिक्स नहीं रहेंगे। नम्रा, दिस इज द होल पॉइंट। क्या हम पाकिस्तान को की बलि चढ़ाना चाहते हैं अपने पॉइंट्स और अपनी रेटिंग्स के लिए? आपने खुद कहा, मैंने नहीं कहा। क्या हम पाकिस्तान के सिस्टम की बलि चढ़ाना चाहते हैं अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपना टीवी शो चमकाने के लिए, अपनी रेटिंग लेने के लिए, कि मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ जाए, मेरे शो की रेटिंग बढ़ जाए, मैं पाकिस्तान की बलि चढ़ा देती हूँ? आई एम सॉरी बट दैट्स समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट, नॉट जस्ट फॉर यू, नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं, अपनी रेटिंग्स के लिए बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा इस तरह तो फिर कुछ बचता ही नहीं है ना डिस्कस करने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि ये नम्रा डिस्कस करें, हम पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स को हम लोग बैठ के डिस्कस करें, क्योंकि नम्रा हम ये क्यों नहीं डिस्कस करते? हम अपनी आवाम को ये क्यों नहीं बताते मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट अगर डिस्कस नहीं कर सकते देन व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट? दैट्स व्हाट आई एम कमिंग एट। मेक और ब्रेक ये है कि हम अपनी आवाम को यहाँ पे बैठ के, अगर आपको मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम अपनी आवाम को बैठ के ये क्यों नहीं बताते कि तुम जो भी अच्छे बुरे जो भी हो, तुम्हारे पास जो भी है, तुम्हारी टेबल पर जो खाने की रोटी है, तुम्हारी सरहदें जो महफूज हैं, वो पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की अपने मुल्क की इज्जत करोगे, अपने मुल्क की इज्जत करोगे, अपने मुल्क की इज्जत से आगे कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि प्लीज लीगली मुझे एक्सप्लेन कर दें। ओनली इन दिस कंट्री कि हमें अपने मुल्क को बुरा भला कहने को ग्लोरीफाई किया जाता है। आदिल राजा जैसे लोग मुल्क से भाग के ट्विटर के ऊपर वॉरियर बन के लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान की बुराई करना कितना ग्लोरियस काम है। कीबोर्ड वॉरियर्स हमने यहाँ पे बहुत सारे पैदा कर दिए ना, इमरान खान जैसे लीडर्स ने बहुत सारे कीबोर्ड वॉरियर्स पैदा कर दिए, जिनको ये लगता है कि शायद सबसे बड़ा जुर्रतमंदाना काम अपने पाकिस्तान की, अपने मुल्क की बुराई करना है, अपने मुल्क के सिस्टम को, मुझे बात कंप्लीट करने, अपने मुल्क के सिस्टम को गाली देना है, अपनी जुडिशरी के ऊपर सवाल उठाना है। सबसे जुर्रतमंदाना काम अपने मुल्क के लिए खड़ा होना है, अपने मुल्क के लिए फाइट करना है, अपने मुल्क की इज्जत करना और करवाना है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इमरान खान जैसे लीडर्स का ये है कि ये अपनी आवाम को ये नहीं बता सके कि जब तुम अपने मुल्क की बेइज्जती करते हो तो सिर्फ तुम अपने मुल्क की बेइज्जती नहीं कर रहे, तुम पूरी दुनिया में अपने मुल्क का मजाक उड़वा रहे हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा जो कुछ अमेरिका ने जो स्टांस लिया, जो अमेरिका ने हमारे साथ ट्रेड डील्स की, जो कुछ हुआ वो इसलिए है कि हमने पाकिस्तान की इज्जत करवाई, इसलिए हुआ कि हमने पाकिस्तान की इज्जत करवाई। गुजारिश है सबसे पहले मैडम, क्योंकि हुकूमत में उनसे गुजारिश है कि अगर आप ये कहेंगी कि अवाम मुल्क की इज्जत नहीं करती, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अवाम के अलावा मुल्क क्या है? अवाम मुल्क की इज्जत करती है। इमरान खान जैसे लीडर उनको ये सिखाते हैं कि आप मुल्क की इज्जत ना करें। प्लीज गुजारिश, लेकिन हमारी पूरी बात, सॉरी आप मेरी बात को मिसकोट ना करें, बाकी आप जो मर्जी आपकी बात से, आपसे कौन, हम तो कुसुन नेड़े अरब वाली कहानी के अंदर रह रहे हैं ना, तो हम तो नहीं आपकी बात से डिसएग्री कर सकते। गुजारिश ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने जब वो जेरे इताब थी तो रियासत के बारे में बात की। नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के सवाल पूछना एक अवाम का सवाल आगे मैं गुजारिश करूं, नवाज शरीफ साहब ने सिटिंग आर्मी चीफ के बारे में बात की, ठीक, तस्वीर दिखाई, ठीक, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में बात की, हमने देखा, और हमने इस बात को डिफेंड इस तरीके से किया कि आपकी आजादी इजहार राय मौजूद है। हम आपकी बात से डिसएग्री करते हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, और कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाइयां हो सकती हैं सब लोग करेंगे, लेकिन आपको ये बात करने का इख्तियार है। सॉरी, आप प्लीज बात मेरी पूरी होने दीजिएगा। आपने 5 जजेस की तस्वीरें दिखाई जलसे के अंदर, अभी केसेस चल रहे थे, आपने 2 जनरल्स की तस्वीरें दिखाई, सब लोगों ने कहा कि आपका आजादी इजहार राय है। जब आप लंदन में थे और आप जूम के थ्रू खिताब करते थे, तब भी आपने जनरल्स की तस्वीरें और नाम लेके कहा कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ऐसी बातें की। हमने कहा कि क्योंकि यही एक नेशनल डिबेट है, पाकिस्तान के अंदर नेशनल डिबेट है कि रियासत क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, अदालत क्या कर रही है, अवाम क्या कर रही है, मईशत क्या कर रही है, फॉरेन, यही हमारी डिबेट है ना, हम इसी के ऊपर बात करते हैं। अभी हम अगले सेगमेंट में पाकिस्तान की ने जो सक्सेसेस हासिल किए, ये ऑयल डील अमेरिका की, हम ये बात करेंगे।
इसी तरह जब पैनामा का मुकदमा था तो ज़ेर इल्तवा मुकदमा था, नून लीग रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, आपको याद ही होगा, दानियाल अजीज साहब और दीगर लोग रोज मुकदमा चलता था बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। इसलिए करते थे उस वक्त आपको याद नहीं था कि ज़ेर इल्तवा मुकदमों के बारे में तो बात ही नहीं होनी चाहिए, ये तो जजेस के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। मैंने तो एक बात की है माय ओन पर्सपेक्टिव कि पूरी दुनिया में ये इजाजत नहीं होती है। हमने ये मजाक है नम्रा सेड कि दे प्रोबब्ली डू इट बिकॉज़ अपना शो चलाना। मैंने 52 अरकान से मुतालिक सवाल पूछे, नहीं साहब मुझे प्लीज मुझे डिफेंड करने दीजिएगा। 52 अरकान ये वो अरकान है जो अवाम का वोट लेके किसी नशिस्त पे बैठे हैं, वो उस मरात को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन अदालत उनको सजा नहीं देगी। तो यही सवाल है कि कहीं उनको गलत सजा नहीं मिल रही या सही सजा मिल रही है, आइन के मुताबिक मिल रही है, नहीं मिल रही है। एक अवाम का सवाल है कि उनके दिए गए वोट के साथ क्या हो रहा है। तो हम लोगों को ये सवाल जरूर पूछना पड़ेगा। वैसे भी मेरे प्रोग्राम का नाम पब्लिक पल्स है। मैडम हमें कॉन्स्टेंटली एज अ नेशनल सर्विस और नहीं किसी एज अ सिविक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ नेशनल सर्विस, कौमी खिदमत के तौर पे हमें कॉन्स्टेंटली अपने इदारों के ऊपर अपनी सियासत पे बात करनी चाहिए। हमें कॉन्स्टेंटली बात करनी चाहिए कि पंजाब पुलिस क्या कर रही है, नैब क्या कर रही है, अदालत क्या कर रही है, फौज क्या कर रही है, दीगर इदारे क्या कर रहे हैं। हमें कॉन्स्टेंटली इस पे बात करनी चाहिए। अगर एक शख्स भी, अगर 99.999% लोग पाकिस्तान में सैटिस्फाइड हों किसी भी चीज की परफॉर्मेंस से और एक शख्स ना हो, हमें उस शख्स से बात करनी चाहिए कि हम आपको कैसे कायल कर सकते हैं, क्या बेहतरी कर सकते हैं। जो भी हुकूमत में आता है मैडम की तरह, वो ये कहता है कि इन चीजों पे बात ना करें, अच्छी चीजें हमने बिल्कुल नहीं कहा, अच्छी चीजें। अभी आप पिछले सेगमेंट में कह रही थी, मैं इसी सेगमेंट में कह रही थी कि आप हमारी आपसे इस्तदा ये है, वो एक सेकंड हमारी आखिरी जुमला I'll finish it yours. This is no way that you misquote my statement. I said कि ये सवाल पूछना कि क्या फलां को सजा होगी या नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत। Let me finish. ये सवाल पूछना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इमरान खान का दौर नहीं है जहां पे व्हाट्सएप पे फैसले किए जाएंगे। शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि आज 4 विकेटें और गिरने लगी हैं, आज 4 गिरफ्तारियां और होने लगी हैं। फैसले आइन और कानून के मुताबिक हमारी जुडिशरी करेगी, एविडेंस को देख के करेगी। आई और एनीबडी इज नो वन टू प्रिडिक्ट फैसला क्या होगा। और ये सवाल निहायत गैर मौजू है, क्योंकि ये पूछना इस बात की अक्कासी करता है कि शायद फैसला मैं या मेरी हुकूमत लिख कर दे रही है। ये इमरान खान की हुकूमत नहीं है। जुडिशरी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट है एंड वी बिलीव इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं आखिरी इसमें गुजारिश करूं, और प्लीज मेहरबानी करके इसके बाद आप जरूर ब्रेक लीजिएगा, मैडम को थोड़ा सा ठीक है। हमारे किसी को ये यकीन नहीं है कि फैसला आपकी हुकूमत लिख के दे रही है, क्योंकि आपकी हुकूमत में ये सलाहियत ही नहीं है फैसला लिखने की। फैसला जहां लिखा जा रहा है वो आपकी हुकूमत नहीं है। ठीक है। अच्छा साथ साहब, लेकिन हमें तो जो है वो उसको डिस्कस करना है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर आपको क्या नजर आता है? जिस तरह से डायनामिक्स ओवरऑल बदले, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर्वाइव कर पाएगी एज अ पार्टी जो कि एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी असेंबली में? तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वैसे भी नंबर गेम बहुत हद तक बदल चुकी है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है और फोर्सिबली ये मुश्किल वक्त कंटिन्यू करेगा। अच्छा, लेकिन हमने तारीख में देखा कि जब एक सोच, कोई भी सोच हो, वो अच्छी सोच हो, बुरी सोच हो, वो कम्युनिज्म की सोच थी, वो कैपिटलिज्म की सोच थी, वो लेफ्ट की सोच थी, वो राइट की सोच थी, वो एंटी स्टेट सोच थी, वो प्रो स्टेट सोच थी, जब भी कोई सोच अवाम में अपना दिल, अवाम के दिलों में अपना घर बना ले, तो वो पॉलिटिकल पार्टी ऊपर नीचे होती रहे। वो जिस तरह बेनजीर साहिबा की 1997 में टोटल 14 सीटें रह गई थी, प्राइम मिनिस्टर थी, उससे पहले के इलेक्शन में टोटल 14 सीटें रह गई थी। जिस तरह 2002 में नवाज शरीफ साहब की टोटल 17 सीटें रह गई। ये पार्टीज बड़ी छोटी होती रहेंगी। अगर अवाम के दिलों में किसी शख्स की, किसी पॉलिटिकल सोच का घर बन चुका है, तो आप उस पार्टी को भी अगर नुकसान पहुंचा दें तो सोच को नहीं नुकसान पहुंचा सकते। मेरी नाकिस राय में पीटीआई के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है, लेकिन वो लोग जो पीटीआई नहीं कहना चाहिए, जो इमरान खान साहब के सेंटिमेंट से सिंपथाइज करते हैं, उन लोगों के लिए भी बड़ा वक्त है
इस अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल को पूरा करने के लिए। ठीक है। अच्छा आमना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ये कह रही है कि हमें, बल्कि अभी नहीं कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से आपकी गवर्नमेंट आई है वो ये कह रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, तमाम तर केसेस हमारे पॉलिटिकल केसेस हैं और इसी के बुनियाद पे ये जो अभी भी फैसले आ रहे हैं, ये तमाम तर सजाएं जो आ रही हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ये कह रहे हैं कि हमें ओवरऑल रिमूव करने के लिए, अपोजिशन को बिल्कुल खत्म करने के लिए और गवर्नमेंट अपनी स्टेबिलिटी के लिए ये सब कर रही है। आप किस तरह डिफेंड करेंगी? नमरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 के इलेक्शन में कह रही थी कि 35 पंक्चर थे, प्रूफ हो गया नहीं थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा आई एम सो सॉरी, मैंने तो वो कहा था जो मुझे बताया गया था। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि अमरीकी साजिश हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी अमरीकी साजिश नहीं हुई थी, मेरी गलत फहमी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, उसके बाद उन्होंने 4 खत लिखे माफ़ी नामे के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है, मैं तो समझती नहीं हूँ कि उनका कुछ भी कहा हुआ होल्ड्स एनी क्रेडिबिलिटी फॉर मी, क्योंकि उन्होंने आज तक जो कहा, आपके मुताबिक कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 1 लाख नौकरियां दे रही थी, 1 करोड़ दरख्त लगाने वाली थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पाकिस्तान का नक्शा बदलना था, लाहौर को कूड़े का ढेर बना दिया, पेशावर को कूड़े का ढेर बना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है इज द मोस्ट इररेलेवेंट स्टेटमेंट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि उन्होंने आज तक जो कहा उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो कहा उससे खुद यू टर्न लिया, सुबह कागज लहराया, रात को जाके पैर पकड़े। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है इसके ऊपर मैं क्यों कमेंट करूं? ठीक है साथ साहब, अच्छा आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से असेंबलीज छोड़ने के बारे में सोच सकती है, जो उन्होंने पहले भी किया? फिर उसके अलावा अगर मजीद 52 अरकान को भी सजाएं मिल जाती हैं तो जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक नाअहलियां होने का खदशा है, फिर इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं, ज़िमनी इंतखाबात क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं कहता चलूं कि मैं मैडम से एग्री करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप ने सच नहीं बोले, उनको नून लीग से सीखना चाहिए। जैसे कि नून लीग हमेशा सच बोलती है कि मेरी पाकिस्तान में तो कहा बाहर भी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी सीखना चाहिए और सच बोलना चाहिए। जो आपने दूसरी बात की कि क्या वो पॉलिटिकल स्पेस गिव अप कर देंगे, तो मुझे लगता है कि वो रेजिग्नेशंस नहीं देंगे। मैं नहीं जानता, आई एम नॉट प्रिवी टू देयर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, शायद वो यही कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिस्टम ऑलरेडी ऑपरेट इस तरह कर रहा है कि किसी तरह से उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिस्टम में स्पेस पहले से कम होती जाए। पहले रिजर्व सीट्स खत्म हो, पहले 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, उनकी बहुत ज्यादा सीट्स थी, उसको फॉर्म 47 कर दिया, फिर रिजर्व सीट्स हुई, रिजर्व सीट्स के फैसले को इंप्लीमेंट नहीं किया, फिर फैसला चेंज करवा दिया, फिर सेनेट के इलेक्शंस, फिर डिस्क्वालिफिकेशंस 9 मई की बाई इलेक्शंस नून लीग को दे दी। सिस्टम इस तरह ऑपरेट कर रहा है इलेक्शन कमीशन के थ्रू कि किसी तरीके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्पेस कम होती जाए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें खुद का रोल नहीं है? नहीं, बहुत ज्यादा रोल है, उन्हीं का तो रोल है। नहीं जरूर उन्हीं का तो रोल है। उन्होंने ही तो कहा कि हमें रिजर्व सीटें ना दें, उन्होंने ही तो कहा कि वोट हमें इलेक्शन में, उन्हीं का रोल है, उन्हीं का रोल है, उन्हीं का रोल है। और 8 फरवरी को भी जो उनको लोगों ने वोट नहीं दिया, उन्हीं का रोल। सो गुजारिश ये है कि अगर आप ये डिजायर सिस्टम की, मेरे नाकिस से पॉलिटिकल राय में, ये डिजायर सिस्टम की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर पहले 30% सिस्टम में हिस्सा था तो 20 रह जाए, 20 था तो 10 हो जाए, 10 था तो 5 हो जाए। अगर तहरीक इंसाफ खुद रिजाइन करके वो गिव अप कर देगी अपनी पॉलिटिकल स्पेस, तो मेरा ख्याल है कि ये शायद मौजूद स्ट्रैटेजी ना हो, और मेरा नहीं ख्याल कि उनको कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अब अगर एक बड़े पैमाने में पार्लियामेंट में नाअहलियां भी हो जाती हैं तो उसके नतीजे में इंतखाबात की क्या सिचुएशन हो सकती है? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट कहेगी कि सारी तहरीक इंसाफ भी डिस्क्वालीफाई हो जो तो हम बाई इलेक्शन करवा लेंगे, क्योंकि अगर जनरल इलेक्शन हुए तो फिर से लंबा चौड़ा कहानी करनी पड़ेगी। नमरा, देखिए अभी तो कुछ बाई इलेक्शन हुए, एक समड़ियाल वाला हुआ, एक और हमाद अजहर साहब की सीट के ऊपर उनके वालिद की जो सीट वो भी होने जा रहा है। तो मेरा हाल है कि आवाम का जो रुझान है वो बड़ा ऑब्वियस है, और इसके ऊपर सिर्फ ये नहीं, इसके ऊपर बहुत सारी सर्वेज भी हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। इवन यहाँ तक के खासतौर पर अगर मैं पंजाब की बात करूँ, जो PTI के अपने सपोर्टर्स थे वो बहुत ज्यादा खुश हैं पंजाब की पिछले 1.5 साल की गवर्नेंस से। सो आई थिंक थिंग्स आर वेरी क्लियर। सारे नून लीग ज्वाइन कर चुके हैं।
असल में इंडीड एक्चुअली कर चुके हाँ, हैं। पंजाब में आप PTI का कौन आपके support जलसे के ऊपर तो 200 लोग नहीं निकलते। बैरिस्टर साहब आपके अपने MPs बैठ के कह रहे होते हैं कि क्या मुसीबत पड़ गई है, क्या बहाना बनाए कि जलसे पे ना जाना पड़े। अब तो वो निकले थे जो क्योंकि मेरे तहरीके तहफ़्फ़ुज़ अनफॉर्चुनेटली मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं उनके नाम नहीं ले सकती क्योंकि मेरे कोलीग्स हैं और उन्होंने ट्रस्ट इन मी। हाँ, तो मैं और मुझे यकीन है कि सारा लाहौर क्या सारा पाकिस्तान ही नवाज शरीफ साहब के तो कदम के साथ कदम उठाएगा। तो मैं मैडम से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि मैडम की पार्टी में बड़ी सीनियर पोजीशन है, मैं तो एक छोटा सा अदना सा वर्कर हूँ, कि हमें एज नून लीग ये करना चाहिए कि चैलेंज करें हम कि नवाज शरीफ साहब एक जलसा करेंगे, उनको पूरी इजाजत है वो जलसा कर लें लाहौर में, अपने हलके में कर लें, वहां पे मीनार पाकिस्तान कर लें, और उसके 2 दिन बाद यास्मीन राशिद जिनको उन्होंने हराया वो कर लें। दूध का दूध, पानी का पानी। चले नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक शामिल करने, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जो तजारती मुआहदा एक मुकम्मल हुआ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, उस पर बात होती है इन डिटेल। स्टे विद मी। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहदा मुकम्मल हो चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जो लिखा उस पर मैं चाहूंगी कि ज़रूर हम बात करें। वो ये कहते हैं कि एक दिन जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मौजूदा जो पाकिस्तान में मौजूद तेल के ज़खायर हैं उस पर हम मिल के काम करेंगे। और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करेगा। Who knows? मतलब कि वो तंज़ो मज़ाह में ये बात लिख रहे हैं। सो पहला सवाल तो यहाँ पे ये कि क्या पाकिस्तान के पास इतने रिजर्व्स हैं और उनके बारे में जो मुआहदे हैं वो क्या हैं। फिर दूसरी बात, हम टैरिफ पे आ जाते हैं। पाकिस्तान पे जो टैरिफ आयद किया गया वो 19% है, जबकि हमारे पड़ोसी भारत पे, जो कि अपने आप को सबसे बड़ा एलाई कंसिडर करता था अमेरिका का, उस पर 25% पे बरकरार रखा गया। और जी 25 से ज्यादा, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके जो पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है 19% का और इंडिया का 25% का, इस पे बात करते हैं। साथ साथ पाकिस्तान के लिए क्या फायदा है इसमें, और पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी जीत है। सबसे पहले तो देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट इस वक्त डोमेस्टिकली एक पॉलिटिकल बैटल लड़ रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर, जो उनका बिग ब्यूटीफुल बजट, जो बिग ब्यूटीफुल बिल और दीगर इस तरह की चीजें, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो अमेरिका डोमेस्टिकली किक ऑफ करना चाहता है। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड की डील्स क्या करता है। अगर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो किधर बिकेगी, बाहर की मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में कैसे बिकेगी, ये उस ओवरऑल इकोनॉमिक प्लान का हिस्सा है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिकन प्रेसिडेंट की इस वक्त की प्रायोरिटी नंबर 1 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने आज नहीं तो कल डील करनी थी। सारी दुनिया ने अमेरिका के साथ एक ना एक ट्रेड डील करनी है, किसी ने अच्छी किसी ने बुरी। तो बहुत अच्छी बात है कि हमने जल्दी कर ली और एक ऐसे टाइम पे कर ली जब अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको टॉन्ट कर रहे हैं कि दुनिया के साथ कि हमने पाकिस्तान के साथ एक कंक्लूड कर लिया। एंड आई एम श्योर कि इससे हमें कुछ पॉलिटिकल लेवरेज भी मिला होगा। दूसरी बात, जो ये ऑयल की डील वाली बात है, आपको याद होगा आपसे कुछ अर्सा पहले भी, कुछ 4-5 साल पहले भी, माजी की गवर्नमेंट, उस वक्त की पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी एक बात इस तरह की इमरान खान साहब का ऑन द रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट भी है कि बहुत जल्दी तेल निकलने वाला है, और फिर वो कहानी नहीं चल सकी। पाकिस्तान के पास सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुछ ऑयल रिजर्व्स हैं। उन ऑयल रिजर्व्स को निकालने के लिए 2 बेसिक मसाइल हैं। एक ये कि टेक्निकली कैसे होगा, वो एक टाइम कंज्यूमिंग, एक फाइनेंशियली पैसा कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि जहां पे भी तेल है, खासतौर पे हमारी जो अरेबियन सी वाली बेल्ट है, उसमें से एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, उसको रिफाइन कैसे करेंगे, आगे कैसे सप्लाई करेंगे, किसके अंदर कॉस्ट है। और दूसरा, इसके अंदर रीजनल इंटरेस्ट हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर वाकई ऑयल सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, हम तो इसमें बहुत दुआगो हैं, तो पाकिस्तान की मिडल ईस्ट पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। हमारी मिडल ईस्ट के साथ रिलेशनशिप कैसे इफेक्ट होगी। इस बेल्ट में ईरान पाकिस्तान अगर दोनों के पास अगर तेल आ जाए, जो दोनों सो टू स्पीक अजमी है, जो नॉन अरबिक मुस्लिम स्टेट्स हैं, इसका रीजनल पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर ये अमेरिका के साथ हम एक्सप्लोर करेंगे तो चीन क्या कहेगा, अगर किसी और के साथ करेंगे तो अमेरिका क्या कहेगा। ये हमारे सीरियस क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर बात करनी चाहिए। मेरी इसमें एक सिर्फ गुजारिश है, हमें जरूर ऑयल एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें जरूर उसको इंटरनेशनल कंपनीज के साथ मिल के रिफाइन करके सप्लाई करना चाहिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन पूरी करनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाने चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये किसी ऑयल जैसी चीज जो कि एक लॉन्ग टर्म जनरेशंस का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक
हुकूमत किसी एक सूबे, किसी एक ज़बान की मिरास नहीं है, क्योंकि ये सब पाकिस्तान का रिसोर्स है, पूरे पाकिस्तान का रिसोर्स है। तो बहुत अच्छा हो, हुकूमत से इस्तदा है कि बहुत अच्छा हो कि आप इस तरह की डील करते हुए एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड कर इस पे एक मेरे पास एक डोमेस्टिक सवाल भी डिबेट हो है। जाए, एक डोमेस्टिक डिबेट हो जाए कि हम ये करना तो चाहते ही हैं, लेकिन इसकी अमेरिका के साथ करने के क्या प्रोज हैं, इसमें अगर टर्किश कंपनी को इंक्लूड करें तो क्या हो सकता है, इसमें क्या चीन का कोई रोल हो सकता है, हम इसको किस तरह मार्केट करेंगे। हम अगर इसके ऊपर थोड़ी सी डोमेस्टिक बाय इन ले लें, लोगों का बाय इन हो, अवाम ठीक साहब अपना थोड़ा हिस्सा डाल ले, और तो इस ज़्यादा पे जो मुनासिब आप बात करें, वैसे मैंने आमना से कुछ और सवाल पूछना था, लेकिन आमना आई एम श्योर कि आपने साथ साहब का सवाल सुन भी लिया, उसमें मैं ऐड करती चलूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो आपके इत्तेहादी भी हैं, मियां रजा रब्बानी, उनकी प्रेस रिलीज मेरे हाथ में इस वक्त है। वो कहते हैं कि इट इज a sad day for transparency and good governance when the people of Pakistan come to know through a tweet of the US president that an oil exploration deal has been finalized। कि एक US president के tweet के जरिए अवाम को पता चला कि क्या हो रहा है, कोई डील हो रही है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन का भी जिक्र करते हैं 1973 के आर्टिकल 172 का 172 के ये तमाम तर डील्स जो हैं वो मस्ट रियलाइज दैट सच डील्स प्रोजेक्ट्स आर गवर्नड अंडर आर्टिकल 172 और जिसमें प्रोविंसेस का 50% ऑनरशिप है। और इसमें उनका ये सवाल है, और उसका एक प्रोसेस है जो सीसीआई के थ्रू भी जाता है। जी, तो that's right। नम्रा, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे भी और बैरिस्टर साहब से भी ये कि ये इस सारी बात में या डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट में ये कहाँ लिखा हुआ है कि किसी प्रोसेस की वायलेशन हो रही है या कुछ और ऐसा होने जा रहा है या कोई चीज एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है। मुझे नहीं पता कि ये सारी चीजें हमने अज्यूम कैसे कर ली। देखिए पीपल्स पार्टी का गम तो मैं समझ सकती हूँ। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क पे बहुत साल हुकूमत की और उन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। ये आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ, ये भी जानते हैं, हमारी सारी टीम भी जानती है। इत्तेहादी होना एक अलग, देखें आपने सदर बनाया हुआ है उनको, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको निकाल दें, किसी को कुछ करता है उसको निकाल दें। सदर ने मुल्क की पॉलिसी नहीं बनानी, सदर ने मुल्क की पॉलिसी नहीं बनानी। कुछ नहीं करते इस तो वक्त जो कुछ करता है उसको बना दें। नो साहब कोई तो करता होगा कुछ। सदर में वी डोंट हैव अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सदर ने एक्चुअली कुछ भी नहीं करना होता। सो प्लीज लेट मी क्लैरिफाई दैट। आपने उनको ये दिया हुआ है, आप जो कुछ करते हैं वो सादिक साहब है नेशनल असेंबली के सेनेट के मेंबर। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं नम्रा, बात यह है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त हमारे इत्तेहादी है एंड आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री। मेरी बात खत्म होने दीजिएगा, मैंने आपने सवाल पूछा। गुजारिश है कि अगर वो कुछ नहीं करते तो जो कुछ करते हैं उन्होंने क्या किया पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, और सिर्फ उन्होंने नहीं, आज तक जो इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस हैं, जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है, और खास तौर पर इस चीज को माइंड में रखते हुए कि पाकिस्तान किन हालात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले किया गया, किस तरह की डिफॉल्ट के दहाने पे था। ये मैं नहीं कह रही, ये इनका अपना लीडर एक बार नहीं बार बार कह चुका है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। मैं अपनी आवाम को बताना चाहता हूँ पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया। दैट्स व्हाट इमरान खान हैज एग्जैक्टली माय पॉइंट। हम कह रहे हैं कि जिस हालत में मिला इनको समझ नहीं आती ना, इनके पास 11.4 समझने की सलाहियत नहीं है। इशू ये है कि ये नहीं मानेंगे कि हम पेट्रोल का मुआहदा तोड़कर गए थे सिर्फ इस बुग़्ज़ में, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, पीएमएलएन की गवर्नमेंट आएगी तो हालात जो है पाकिस्तान खराब हो। रिजर्व से हवाले हम बात करें, ऑयल रिजर्व के हवाले से। सॉरी, सवाल इतना सा है, मैम ने कम्युनिकेट कर दिया। सवाल का जवाब पार्लियामेंट के अंदर अगर नेशनल असेंबली के अंदर एक एजेंडा आइटम के तौर पर प्रोविंशियल असेंबलीज में अगर इसको बहस कर लें रादर देन के पहले डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करे फिर पाकिस्तान के अवाम को। अच्छा, आई थिंक आप सबका पर्सपेक्टिव क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कोई ट्वीट की है कि हमारा मुआहदा फाइनलाइज हो गया, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज हो गए हैं, पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बना ली है, पाकिस्तान ने सब कुछ, क्या ऐसा कोई ट्वीट किया? उन्होंने कहा हम ये करने जा रहे हैं। This is what we need to understand. कि this is on the cards right now. This is on the cards right now. ये ऐसी ही बात है कि मैं बैरिस्टर साहब से उनका मौक़िफ़ पूछे बगैर इनके ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर दूं कि आपने गैर आईनी काम किया, आपने गैर कानूनी काम किया, आपने आर्टिकल की मतलब ये आईन तोड़ा, आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया। मुझे एक्सप्लेन करने दें बैरिस्टर साहब ने, एज ऑलवेज बैरिस्टर साहब मुझे जवाब देने दें। पहले भी आपने मुझे सवाल का जवाब नहीं देने दिया। अनफॉर्चुनेटली ये लोग सिर्फ शोर मचाना जानते हैं, सिर्फ हमला करना जानते हैं। इनको
सुनने समझने की तो सलाहियत ही नहीं है ना, इनके लीडर ने इनको सिखाया ही है ही नहीं सलाहियत। आपका मैं वेट कर रही हूँ, आपके डंडे सोटे किधर है वो जिससे आपने यहाँ टायर शायर जलाने हैं? अगर ये पाकिस्तान से आपके डंडे सोटे किधर है जिससे आपने यहाँ पे टायर जलाए? वर्दी शादी नहीं लेके आए, एहतजाज करने आए थे ना। आप कोई वर्दी नहीं लेकर आए जलाने के लिए, आप एहतजाज करें। मैं तो नून लीग का नम्रा देखिए बात क्या है, सॉरी अब आपने अपना कमेंट कर लिया, मेरा सवाल मैंने कमेंट नहीं किया, आपने कमेंट नहीं करने दिया, मैंने उसके ऊपर कमेंट किया। आप ऑयल का सवाल है, सवाल सुनिए। आपने अमेरिका से बात की, जिस वजह से गवर्नमेंट ने, हमारी रियासत ने एडमिटेडली अमेरिका से बात की कि ऑयल एक्सप्लोरेशन पे काम करते हैं, टर्म्स नहीं अभी सेटल हुई, बात ठीक है। हमारा सवाल ये है, या लोग ये कहते हैं कि जरूर करना चाहिए, बायोलॉजिकल सर्वेज होंगे, क्या जरूर करें, लेकिन सवाल ये है कि इसके अंदर कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन हुआ होगा ना कि हम चीन से करेंगे या अमेरिका से करेंगे या ऑस्ट्रेलिया से करेंगे या तुर्की से करेंगे या खुद करेंगे। इस पे अगर एक नेशनल डिबेट करवा लें किसी भी फॉरेन कंट्री से बात करने से पहले, लेकिन मेरा एक और सवाल भी है नम्रा, ये बिल्कुल इररेलेवेंट कमेंट है, मैं आपको एक बात बताऊं, अनफॉर्चुनेटली माय हार्ट गोज टू हिम। साद साहब एक बड़ा खास हुनर रखते हैं जो मैं नहीं चाहती कि पाकिस्तान में या दुनिया में किसी के पास भी हो, लेकिन साथ साथ भी कैसा होना रखते हैं, हम सबको यहाँ पे याद होगा, हमारी टीम को भी, कि चांद रात के दिन भी ये बहुत अफसरदा थे, जब हम सारे अच्छी बातें कर रहे थे, जब हम मजीद अफसरदा, जब हम ईद मनाने की बात कर रहे थे, जब हम खुशियां बांटने की बात करते, साथ साहब ने उसमें से भी कोई ना कोई दुख निकाल लिया। नो, मैं ऑयल के सवाल का जवाब दे रही हूँ, हौसला रखें, पता है कि आप लोगों की तड़पने का वक्त है, पता है कि आप लोगों की तड़पने का वक्त है, आप लोगों की चीखें निकली हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा हौसला रखें। बात यह है कि इस वक्त ये जो डिस्कशन हुई और जो ट्रेड डील्स पाकिस्तान की अमेरिका के साथ होने जा रही हैं, ये इस वक्त मेरे लिए, आपके लिए, हर पाकिस्तानी के लिए बहुत शदीद खुशी का बाइस है। मैं आपको थोड़े से नंबर्स एंड फिगर्स भी बता दूं। 2023 से 24 तक जो हमारा ट्रेड था, उसके अंदर 38% इजाफा हुआ है इस साल। और आइंदा आने वाले टाइम के अंदर 2 से 4 अरब डॉलर तक इजाफा सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के थ्रू मुतवक्की है। मेरी बात तो सुन ले नम्रा। इशू ये है कि हम इन चीजों के ऊपर, जिस वक्त हमें ये पता है कि पाकिस्तान जिस दिन से बना उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तान के इतने अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के साथ नहीं रहे, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इतनी पजीराई नहीं मिली। इफ देयर इज नो डाउट, देन व्हाई डू यू ऑल शाई अवे फ्रॉम होल्डिंग योर हेड हाई एंड saying that we are very proud of our government and of our institutions that are working day and night पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, पाकिस्तान के कर्जे उतारने के लिए, पाकिस्तान का जो आपका खसारा है उसको बेहतर करने के लिए सारा कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन बैरिस्टर साहब आके इट्स नॉट अबाउट ऑल इज वेल, यू हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। आपका लीडर कुछ कर नहीं सका, आपका लीडर कागज लहराने के बाद शाम को जाके पांव पकड़ता था, और अब आपका कोई और जवाब नहीं है। आप तो चांद रात को बैठ के भी कहते हैं जी बड़े अफसोस का मुकाम है, बड़ा दुख का मुकाम है। भाई आपकी पूरी जिंदगी दुख में चल रही है, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप पाकिस्तान की आवाम को बताएं कि पाकिस्तान का जो है बुरा वक्त चल रहा है। पाकिस्तान का बुरा वक्त चल रहा था 2018 से 2022 तक, जिस वक्त मुझे पानी की जरूरत नहीं है, आप पानी जिस वक्त एक फिरौन जैसा शख्स जिस वक्त आपके मुल्क के ऊपर मुसल्लत था, जिसने आपके पाकिस्तान को डुबाया, आपके पाकिस्तान की जग हसाई कराई, आपके पाकिस्तान का मजाक उड़ाया पूरी दुनिया में, उस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है कि पाकिस्तान को किस तरह से विदाउट हैविंग एनी डिटेल्स कि जी आइन का आर्टिकल 172 तोड़ दिया। भाई आपके पास है डिटेल्स है जिसकी बेसिस पे आप ये कह रहे हैं आइन का आर्टिकल 172, आप रजा रबानी को सपोर्ट कर रहे थे। रजा रबानी के उसके ऊपर एक रजा रबानी साहब आपके आला कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। व्हाट इज पॉलिटिक्स नम्रा? पॉलिटिक्स इज नंबर गेम। अब भी नहीं, पूरी जिंदगी करके क्या वो इमरान खान की तरह बेवकूफ है कि वो अपना घर चले जाए? ऑब्वियसली दे कैन नॉट कम आउट एंड से कि जी पीएमएलएन ने वो कर दिखाया है जो हमसे भी नहीं हुआ और किसी और से भी नहीं हुआ। एक तजिया मुझे ये भी देखने को मिला
कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, ये जो भी अभी पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ के बाद से डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन है इंडिया को लेकर, वो खास तौर पे इसलिए है क्योंकि वो असल में कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन की तरफ हम नहीं जा रहे या इस तरह के कोई रिजर्व्स बाहर नहीं आने लगे पूरी दुनिया के सामने। सिर्फ मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को टारगेट करें और प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो ट्वीट है जिसमें उसमें मस्खरा हमें नजर भी आ रहा है, उसका मकसद सिर्फ ये कि इंडिया को प्रेशराइज किया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एतराज है इंडिया का ब्रिक्स का हिस्सा होने से, और इसके अलावा जी बिल्कुल, और रशिया का जाहिर है वो जो उनके साथ ट्रेड है जी बिल्कुल उस पे भी। तो ये सिर्फ उसकी वजह से हो रहा है, असल में पाकिस्तान के साथ कोई इतने बड़े मुआहदे नहीं होने जा रहे। तो ये हकीकत है? मेरा नहीं ख्याल ये बात सच है। मेरे ख्याल में ये दोनों बातों में थोड़ी सी हकीकत है। पाकिस्तान सो अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया के साथ एक टफ निगोशिएटिंग स्टांस है, और हो सकता है कि वो मजीद डीपर हो जाए। हमें इसकी बैक स्टोरी पूरी तरह नहीं पता कि कैसे ओवरनाइट इंडियन रिलेशनशिप, मोदी का रिलेशनशिप ट्रंप के साथ कैसे खराब हुआ, लेकिन हम इस बारे में बड़े खुश हैं और हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा डीपन करें। रिगार्डलेस ऑफ के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के साथ क्या करे, वो अमेरिका के साथ, वो इंडिया के साथ क्या करे, वो इंडिया के साथ डील करे, अच्छी करे, बुरी करे, रिगार्डलेस ऑफ दैट वो अच्छा रिलेशनशिप उनका चले, बुरा चले, पाकिस्तान का अमेरिका का एक अपना रिलेशनशिप है। पाकिस्तान एक अपनी स्पेस क्रिएट कर रहा है। वो स्पेस मिडल ईस्ट के रिलेटेड भी है, वो ईरान के रिलेटेड भी है, वो अफगानिस्तान के रिलेटेड भी है, वो चीन के रिलेटेड भी है, चीन से अमेरिका के रिलेटेड भी है। हमारी एक अपनी स्पेस है जो कि जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हम डोनाल्ड ट्रंप से और अमेरिका से बात कर रहे हैं। हम कहते हैं ना आर्टिकल 172 का, जो रजा रब्बानी साहब ने बात की, शायद दुरुस्त हो शायद ना हो, वो जाने, उनके एलाइज जाने। हम ना कहते हैं कि जो अमेरिका के साथ ये बात चल रही है वो सही नहीं चल रही, बहुत अच्छी बात है, चलनी चाहिए। हमें अपने ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, रिफाइन करना चाहिए, डोमेस्टिक सप्लाई पूरी करनी चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि क्योंकि ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, इस तरह की इंगेजमेंट साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए नहीं होती, ये 50 साल के लिए होती है, ये 99 ईयर लीजेस होती हैं। हम रेकोडेक और दीगर जगहों पे इस तरह की लीजेस दे बैठे हैं पहले, जो 50 साल की दी, फिर किसी वजह से नहीं चल सका, उसमें और खैर मसले थे। कहने का मकसद ये है कि जब नेचुरल रिसोर्सेज की डील हो रही हो किसी भी फॉरेन एंटिटी के साथ, वो अमेरिका हो, वो चीन हो, वो कंपनी ए हो, कंपनी बी हो, आर्टिकल 172 और डोमेस्टिक लॉ को तो हम बाद में देखेंगे, डोमेस्टिक लॉ हम चेंज भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सवाल यह है कि इस तरह की लॉन्ग टर्म नेचुरल रिसोर्सेज की डील करने के लिए आपको एक पॉलिटिकल बाय इन चाहिए। आपको चाहिए कि सब लोग ये कहें कि यार हमने भी सोचा, अपना अपना मशवरा दिया, फिर इवेंचुअली ये फैसला हुआ और हम इस फैसले के साथ हैं। लाइक लोगों को लगे कि कलेक्टिव फैसला है, एक जिसमें आवाम का, वो ये ना कहें कि ये पॉलिटिकल पार्टी थी तो इसने कर दिया, अगली आएगी तो हम खत्म कर देंगे। हम ये खत्म नहीं कर सकेंगे। जब ये एक दफा मुआहदे हो जाएंगे इस तरह के, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, कल को नून लीग की गवर्नमेंट नहीं होगी, कल को एस्टैब्लिशमेंट कोई और होगी, अब से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद ये मुआहदे चल रहे होंगे। बहुत अच्छा है कि इसको एक नेशनल डिबेट के थ्रू रिजॉल्व करें, ताकि कल को कोई मसला ना पड़े। बैरिस्टर साहब को एडवाइजर बना देते हैं। असल में इनका गम ये है, बेचारे ना बड़े 1.5-2 साल गुजर गए, पाकिस्तान किस तरह हुकूमत से बाहर है इनकी पार्टी, अब ये तड़प रहे हैं कि कहीं कोई तो मेरी सुने, कौन सुनेगा मेरी। अच्छा आमना, इंडिया की एक्सपोर्ट्स डेफिनेटली कम होंगी क्योंकि जो टैरिफ है उसके मुताबिक पाकिस्तान को तो 29 से 19% पे आना बहुत बड़ी बात है। तो पाकिस्तान इसको किस हद तक कैश कर सकता है और करेगा? देखिए नमला, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नेचुरल रिजर्व से नवाजा है। सिर्फ ऑयल की बात नहीं है, हमारे पास जिस तरह के मार्बल, स्टोन्स, जेम स्टोन्स, वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इंक्लूडिंग ह्यूमन टैलेंट। जिस तरह का आर्ट, म्यूजिक, हर इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। असल बात यह है कि हम उसको यूटिलाइज किस तरह कर सकते हैं। असल बात यह है कि हम उसको बेहतर तरीके से अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं और ममालिक के साथ सारा कुछ। और पाकिस्तान क्या करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसका ट्रेलर आप लोगों ने देखा। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारों की काविशों से आज पाकिस्तान ये दिन देख रहा है। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जंग भी जीती, पाकिस्तान ने सफारती एंड के ऊपर भी आपको किया, तो वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो तमाम चीजें अचीव कर रहा है जो आज से चंद साल पहले हमारे लिए सोचनी भी नामुमकिन थी। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक। अगर आज से 2 साल 3 साल पहले हम बैठ के ये शो कर रहे होते और कोई ये कहता कि जी पाकिस्तान इस तरह की ट्रेड डील करने जा रहा है यूएस के साथ, तो हम ये गुमान भी नहीं कर सकते थे। हम शायद तीनों इस पे बैठ के हंस रहे होते कि यार क्या बातें कर रहे हो। चंद दिन पहले, जंग से चंद दिन पहले, बैरिस्टर साद रसूल
एक्सेलेंसी बैरिस्टर साद रसूल ने यहाँ पर बैठकर कहा कि जी अमेरिका जो है वो तो इंडिया का साथ देने वाला है और अमेरिका आपको बता देगा कि आपने किसके साथ पंगा लिया और कैसे पंगा लिया है. सो वी नीड टू गिव क्रेडिट. अपनी तरफ से नहीं है. हम प्लीज लेट्स डू दिस. हम प्लीज कल का, आज का तो शो का शायद टाइम खत्म हो गया. कल के शो में प्लीज नम्रा आई वुड रिक्वेस्ट यू कि बैरिस्टर साहब क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, बैरिस्टर साहब की ये चला लें. और हम अच्छा ठीक है, नहीं हमारे पास अभी टाइम है, वो पीसीआर से मैं अभी बता रहे हैं कि क्या होने जा रहा है. अच्छा साथ साहब, एक तो ये बात भी कि भारत की जानिब से ये भी वाजे किया गया कि अब वो F-35 अमेरिका से नहीं ले रहे. भाई हमें इसके ऊपर तेल डालना चाहिए. जलती पे पाकिस्तान को तेल डालना चाहिए. अच्छा, बहुत अच्छी बात है अच्छा, कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता ना ऐसी. नहीं बिल्कुल नहीं किया जा सकता. ये डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नेंस तो इलॉन मस्क से पूछ लेते हैं ना कि जो 2 महीने पहले बेस्ट फ्रेंड था और आज बातचीत बंद है. आप ज़ेलेंस्की से पूछ ट्रंप सरकार, आप ज़ेलेंस्की से पूछ लें. 4 महीने पहले और रिलेशनशिप थी, अब और है. आप मोदी से पूछ लें, 4 महीने पहले और रिलेशनशिप थी, अब और. बहुत डोनाल्ड ट्रंप एक विम्सिकल से लीडर हैं. बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त वो जिस नैरेटिव पे चल रहे हैं हम उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए. हमें ये करना चाहिए. हमें एक अच्छी ट्रेड डील भी करनी चाहिए. हमें ये भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि अमेरिकन कंपनीज आके यहाँ पे क्या करेंगी. लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि क्योंकि ये जियो स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की किसी डिस्कशन से बालातर है. कल को ये ना हो कि लोग इस हुकूमत के बुग्ज में कहें कि हम उनके साथ काम नहीं करना चाहते. ऐसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये रवायत नहीं है. बात पूरी जो होने देना. प्रोजेक्ट होगा वो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है. हम नहीं है ये कहने वाले कि इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है. अगर आप पूरी बात करने देना, पाकिस्तान हमने अपनी सियासत गवा के पाकिस्तान की रियासत का. मैडम आपने इमरान खान साहब वाले प्रोजेक्ट तो बंद कर दी ना, सेहत कार्ड और आपने बंद कर दिया. प्लीज सेहत कार्ड 2013 में नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था. पाकिस्तानी नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, वो मान गए. बात तो सुन ले. नवाज शरीफ साहब ने इसीलिए और सेहत कार्ड मोहम्मद अली जिन्ना का नाम हटा के मरियम नवाज का लगा रही है. इसी वजह से नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया. बैरिस्टर साहब, I expect much better and we much also serious expect better arguments from from you you. and we don't really expect too much serious arguments साथ from you. last लेकिन minute. गुजारिश ये है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि क्योंकि ये नेशनल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो इस पे कंसेंसस होना चाहिए. पॉलिटिक्स का नहीं, आप इमरान खान को अलहदा भी छोड़ दें. अवाम के अंदर एक कंसेंसस होना चाहिए, कुछ डिबेट होनी चाहिए ताकि जो फैसला भी हो उसको आज कल परसों 10 साल 20 साल में उसको ओन किया जाए. मैडम तो बहुत अच्छी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, ये बाकी प्रोजेक्ट्स ओन करते हैं. बाकी पॉलिटिकल पार्टी आप जितनी अच्छी नहीं है. ये ना हो कि आपके बॉक्स में प्रोजेक्ट बंद हो जाए, सबको ऑन बोर्ड कर लें, ज्यादा मुनासिब. किसी के बॉक्स में प्रोजेक्ट बंद करना होता तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्यों ना बंद. चलें, वो आपके allies हैं, president. बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए. लेकिन मुझे क्लोजिंग की तरफ जाए. नाज़रीन, गुफ्तगू आपने हमारी सुनी. आज के प्रोग्राम से इतना. इंशाल्लाह आपसे कल होती है. ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.